नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएमए इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। वो प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति का विस्तृत वर्णन करें। अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति का विस्तृत वर्णन करें। पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना या भूमिका में कि अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, आर्थिक सहयोग तथा भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने पर विशेष बल दिया। उनकी विदेश नीति का उद्देश्य भारत को एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। उन्होंने एक ओर पड़ोसी देशों से मित्रता बढ़ाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। जो इस भूमिका जो है इसमें लिखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का इसका शासनकाल कितना था 1998 से 2004 तक। 1998 से 2004 तक ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेश नीति में अपनी विदेश नीति में जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा, फिर शांति, आर्थिक सहयोग तथा भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने पर बल दिया। उनकी विदेश नीति का उद्देश्य था ना कि भारत को एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। फिर उन्होंने एक और पड़ोसी देशों से मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया, बढ़ाने का। फिर दूसरी ओर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से उन्होंने कोई भी समझौता नहीं किया, मतलब अपना राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च स्थान पर रखा। अब हम इसका जो नीति है उसको एक एक करके पॉइंट वाइज समझेंगे। शुरुआत में तो है कि परमाणु नीति और पोखरण 2 परीक्षण 1998। परमाणु नीति और पोखरण 2 परीक्षण 1998। सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 सफल परमाणु परीक्षण किए गए। फिर दूसरा में लिखेंगे भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा नीति पर दृढ़ता बनाए रखी। फिर बाद में भारत और प्रमुख देशों के बीच संबंध सामान्य हुई और भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। कि परमाणु इसको बोल सकते हैं आपकी परमाणु शक्ति परीक्षण भी बोल सकते हैं, या फिर इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि परमाणु नीति या पोखरण 2 परीक्षण 1998। सन 1998 में जो है राजस्थान के पोखरण में 5 सफल परमाणु परीक्षण किए गए। फिर वो परीक्षण सफल भी हुआ। फिर भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। इससे पहले वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ। फिर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाया कि परमाणु परीक्षण मत करो, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा नीति पर विश्वास किया, विश्वास रखा, दृढ़ता बनाए रखी और सफल परमाणु परीक्षण किया। फिर बाद में भारत और प्रमुख देशों के बीच संबंध सामान्य हुई और भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। उस समय तो तनाव में था थोड़ा मोड़ा, उसके बाद में परीक्षण के बाद जो है उनके बीच संबंध सामान्य हो गए और भारत को विश्व भर में विश्व की स्थिति में मजबूत हुई भारत। फिर दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे कि पाकिस्तान के साथ संबंध। अटल बिहारी के विदेश नीति में पाकिस्तान के साथ संबंध कैसा था। पहला में लिखेंगे कि लौहर बस यात्रा 1999। अटल बिहारी वाजपेयी की जो है लौहर बस यात्रा 1999। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से लौहर तक, देखिए दिल्ली से लौहर तक बस यात्रा की थी की। फिर दूसरा में इसी में लिखेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान के नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और उद्देश्य था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और विश्वास स्थापित करना। देखिए इसमें है कि जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वे दिल्ली से लाहौर बस यात्रा किए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात किया और उसके बाद उन्होंने लाहौर घोषणा पत्र में दोनों ने साइन किया है ना। फिर ये घोषणा पत्र का उद्देश्य था कि भारत पाकिस्तान के बीच शांति और विश्वास स्थापित करना। उसके बाद ख में क्या होता है, जब घोषणा पत्र में हस्ताक्षर हो गया उसके बाद कारगिल युद्ध 1999। कारगिल युद्ध 1999 में पाकिस्तान समर्पित घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र में कब्जा कर लिया है ना। पाकिस्तान समर्पित जो घुसपैठियां थे वे कारगिल क्षेत्र में कब्जा कर लिया। फिर भारत ने सफल सैन्य अभियान चलाकर सभी क्षेत्रों को मुक्त करा दिया।
फिर इस युद्ध में भारत की सैन्य क्षमता और कूटनीतिक सफलता की विश्व भर में प्रशंसा हुई। जो कारगिल युद्ध हुआ तो पाकिस्तान में जो समर्पित घुसपैठिए थे ना, वो कारगिल क्षेत्र में जो है कब्जा कर लिया। कारगिल जो है ये आपका कश्मीर और लेह के बीच में पड़ता है, उसमें कब्जा कर लिया। तो भारत ने भी अपना सफल सैन्य अभियान चलाकर उन क्षेत्रों को मुक्त करा दिया जहां वे लोग कब्जा किए थे। फिर इस युद्ध ने भारत की सैन्य क्षमता और कूटनीतिक सफलता को विश्व भर में प्रशंसा हुई कि अब उनको लगा कि अब भारत का सेना भी इतना मजबूत हो गया और उसका कूटनीति भी इतना मजबूत हो गया कि वे लोग जीत गए। ऐसा विश्व भर में प्रशंसा होने लगा कारगिल युद्ध में। फिर हम देखते हैं आगे कि इसी समय पाकिस्तान के साथ है आगरा शिखर सम्मेलन। आगरा शिखर सम्मेलन 2001 में हुआ। आगरा शिखर सम्मेलन पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ वार्ता हुई है ना उस समय आगरा शिखर सम्मेलन में 2001 में। फिर कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, इसलिए कोई समझौता नहीं हुआ। इसमें कोई समझौता नहीं हुआ। राष्ट्रपति के साथ परवेज मुशर्रफ के साथ में कोई भी वार्ता नहीं हुई हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में, इसीलिए इस समय कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि उस समय इस मुद्दे पर बात ही नहीं हुआ, कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर। उसी समय से चलते चलते आज तक भी थोड़ा मोड़ा पाकिस्तान के साथ तनाव होते रहता है। अब हम आगे देखते हैं अमेरिका के साथ कैसा संबंध था, है ना। अमेरिका के साथ संबंध परमाणु परीक्षणों के बाद प्रारंभिक तनाव के बावजूद संबंधों में सुधार हुआ। दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान, व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ा। देखिए, परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका के साथ में कुछ तनाव का संबंध था, लेकिन उसके बाद में जब सफल परमाणु परीक्षण हो गया उस समय, उसके बाद में जो है इनके संबंध सुधार हुआ संबंधों में। फिर दोनों देशों के बीच रक्षा का, विज्ञान का और व्यापार और तकनीकी का सहयोग बढ़ा भारत और अमेरिका के बीच में। भारत अमेरिका संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। भारत अमेरिका संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। उस समय से ज्यादा तनाव नहीं हुआ। फिर आगे देखते हैं हम चीन के साथ संबंध। हमारा भारत का चीन के साथ संबंध। चीन के साथ सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया गया, है ना। चीन के साथ सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया गया। फिर 2003 में वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संबंध मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने संबंध मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। फिर चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए और भारत ने तिब्बत को चीन का भाग माना। अब चीन का साथ में संबंध में समझेंगे कि सीमा विवाद पहले से ही चलते आ रहा था। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर है 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, उसके बाद भी युद्ध चलते रहा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये सुलझ गया, है ना, कि चीन के साथ सीमा विवाद जो है वो बातचीत के माध्यम से सुलझाने का उन्होंने प्रयास किया। और 2003 में वाजपेयी ने उन्होंने चीन यात्रा की और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का सहमति व्यक्त की। और चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने से और सकारात्मक कदम उठाया और भारत ने तिब्बत को चीन का भाग माना, तो चीन को दे दिया। इस प्रकार अब आगे देखते हैं लुक ईस्ट नीति को गति। लुक ईस्ट नीति को गति, इसको आप दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध भी बोल सकते हैं। इसको समझते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत किए। दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश थे ना, उनके साथ में आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत किए। फिर एशियन देशों के साथ व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग बढ़ाया गया। एशियन देशों के साथ जो है व्यापार भी और उस पर निवेश भी किया गया, सुरक्षा सहयोग इन सब बढ़ाया गया, मतलब अच्छा संबंध और भी मजबूत किया गया। आप आगे देखते हैं रूस के साथ में संबंध। रूस के साथ संबंध अटल बिहारी वाजपेयी के समय विदेश नीति में है रूस के साथ संबंध। रूस के साथ पारंपरिक मित्रता और मजबूत किया गया। पहले से ही रूस तो भारत का मित्र ही रहा है, और पारंपरिक मित्रता और भी मजबूत किया गया उस समय। फिर रक्षा, परमाणु ऊर्जा
और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी उनका सहयोग बढ़ा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई। मतलब जो रणनीति था ना, उसको साझेदारी से विकसित किया जाता था। आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक भूमिका। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक भूमिका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की मांग को मजबूती से उठाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की मांग को मजबूती से उठाया। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग का समर्थन किया। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग का समर्थन किया और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एक जिम्मेदार और उभरती हुई शक्ति के रूप में मजबूत हुई। देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, है ना, कि विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए। तो उस समय जो वैश्विक स्तर पर भारत का क्या भूमिका था, इनको बताता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की मांग को मजबूती से उठाया। मतलब इसमें अस्थायी सदस्यता की मांग कर रही थी संयुक्त राष्ट्र, है ना, सुरक्षा परिषद। तो उस समय जो है भारत ने उनकी मांग को मजबूती से उठाया। फिर आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर समर्थन किया। वो पहले से ही आतंकवाद का विरोध करता था और विश्व स्तर पर उसके विरोध का समर्थन किया, आतंकवाद के विरोध का समर्थन किया। फिर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि, जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय छवि था ना, वो एक जिम्मेदार और उभरती हुई शक्ति के रूप में मजबूत हुई। जिम्मेदार और उभरती हुई शक्ति के रूप में मजबूत हुई विश्व में। अब आगे देखते हैं उनकी आर्थिक कूटनीति क्या थी। आर्थिक कूटनीति क्या थी? विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया, वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया और विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी को मजबूत किया गया। मतलब आर्थिक कूटनीति में था कि विदेशों में भी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। मतलब अगर दूसरा देश में भी अगर कोई कंपनियां खुल रही है तो उसमें भी आप अपना प्रॉफिट के लिए निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार का उन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया उस समय। फिर वैश्विक व्यापार, विश्व स्तर पर व्यापार और आर्थिक सहयोग भी को भी बढ़ाने पर बल दिया गया। फिर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी को मजबूत किया गया। विश्व की जो अर्थव्यवस्था था ना, उसमें भारत का जो भागीदारी था उसको और भी मजबूत किया गया। अब हम देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति की क्या विशेषताएं हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, शांति और संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान, शांति और संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान। फिर आतंकवाद के प्रति कठोर नीति, परमाणु शक्ति के रूप में भारत की पहचान, फिर पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया गया। हम इसको देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, जो इस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी के विदेश नीति का जो विशेषताएं था ना, कि अपना राष्ट्रीय सुरक्षा को पहला स्थान में रखता था, सबसे ऊंचा स्थान में प्राथमिकता था कि हमारा पहले सर्वप्रथम हमारा धर्म है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा। फिर शांति और संवाद के माध्यम से जो विवाद होते थे ना, उसको शांति और बातचीत के माध्यम से उनका समाधान करने का उन्होंने प्रयास किया। फिर आतंकवाद के प्रति उन्होंने कठोर नीति अपनाई कि आतंकवाद के प्रति उनके विरोध में ये कठोर नीति अपनाई। फिर परमाणु शक्ति के रूप में भारत की पहचान बनी। उससे पहले तो नहीं था परमाणु शक्ति के रूप में भारत का पहचान, तो उसी समय जो है परमाणु शक्ति के रूप में भारत का पहचान बनी। ये उनका विशेषता है। फिर पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और विश्वास की भावना बढ़ाने का प्रयास किया गया। पड़ोसी देशों के साथ में अमेरिका, रूस, चीन और एशियन देशों के साथ संतुलित संबंध, मतलब इसके साथ में जो संबंध था वो संतुलित होने लगा। फिर भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि, भारत को विश्व में इज्जत मिलने लगी, विश्व स्तर पर उनका प्रतिष्ठा बढ़ने लगा और उनका प्रभाव में भी वृद्धि होने लगी। आप देखते हैं कि इनका उपलब्धियां क्या है, इनकी उपलब्धियां क्या है। भारत विश्व की प्रमुख परमाणु शक्तियों में शामिल हुआ। भारत विश्व की प्रमुख परमाणु शक्तियों में शामिल हुआ। कारगिल युद्ध में विजय से भारत की सैन्य क्षमता सिद्ध हुई और अमेरिका, रूस और चीन के साथ संबंध मजबूत हुए और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो भारत
विश्व की प्रमुख परमाणु शक्तियों में शामिल हुआ, क्योंकि इससे पहले उनके पास परमाणु शक्तियां नहीं थी, इसीलिए उसके बाद में जब परमाणु शक्ति इनके पास हो गई तो ये विश्व के प्रमुख परमाणु शक्तियों में शामिल हुआ। ये बड़ी बात है। फिर कारगिल युद्ध में 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसमें भारत का विजय हुआ था। इस समय ऐसा लगा कि भारत का सैन्य क्षमता सिद्ध हो गई। अब भारत का सैन्य शक्ति काफी मजबूत है, ऐसा लगा विश्व को, और उस समय प्रशंसा हो रही थी ये भारत के सैन्य शक्ति क्षमता में। फिर अमेरिका, रूस और चीन के साथ संबंध मजबूत हुआ। उससे पहले नहीं था उतना ज्यादा, रूस के साथ तो था ही, चीन के साथ में लगातार लड़ाई हो रही थी, है ना। लेकिन उस समय जो है ये बातचीत के माध्यम से हुआ, जैसे भी हुआ, और इसका संबंध मजबूत होने लगा। फिर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ में आर्थिक रूप से भी और रणनीतिक का सहयोग बढ़ा। देखिए, आर्थिक में भी और रणनीति में भी सहयोग बढ़ा। फिर भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय में विश्व स्तर पर उनको इज्जत मिलने लगा और खास वृद्धि होने लगी उनकी इज्जत की, ये है। अब हम देखेंगे कि अगला वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा जीवनी उसमें, लेकिन उससे पहले हम यहाँ निष्कर्ष में को देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति यथार्थवाद, राष्ट्रीय हित, शांति और कूटनीति उत्कृष्ट उदाहरण थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत शांति का समर्थक है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने में सक्षम है। उनकी विदेश नीति ने 21वीं सदी में भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जो विदेश नीति था ना, यथार्थवाद और राष्ट्रीय हित, शांति और कूटनीति का उत्कृष्ट उदाहरण थी। उसका विदेश नीति मतलब बहुत ही अच्छा थी। एक महीने में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यह किया कि भारत की शांति का समर्थक था। भारत शांति का समर्थक है, उनका कहना था, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए वह हर आवश्यक कदम उठाने के लिए सक्षम है, ऐसा है इसका निष्कर्ष। उनकी विदेश नीति ने 21वीं सदी में भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।